Okay, so we'll start our case without wasting the time. Okay, ये एक केस, आज एक केस करेंगे। ये भी एक छोटा सा केस है, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। ये एक मेल पेशेंट है, 32 इयर्स का, मैरिड मेल पेशेंट, 32 इयर्स का है। एंड वो सफ़र कर रहा है पिछले 5 सालों से एलर्जिक राइनाइटिस एंड डायग्नोसिस इज क्रोनिक साइनसाइटिस। ओके, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे हमको पेशेंट्स में आजकल मिलती है। तो ये पेशेंट वो 5 सालों से बहुत सफ़र कर रहा है और कंटिन्यूसली वो सिट्रिजिन के ऊपर है, एंटी एलर्जिक्स के ऊपर है। बिना एक दिन के भी वो सिट्रिजिन के बगैर नहीं चल सकता। इसका बैकग्राउंड बताऊं तो ये एक बिजनेसमैन है और उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा है, और वो जॉइंट फैमिली में रहता है। उसका एक छोटा भाई भी है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो उसकी एक वाइफ है और एक बच्चा है, और वो जॉइंट फैमिली है, और उसका एक छोटा ब्रदर भी है। ओके, तो दोनों का अपना अपना काम है, अपना अपना सेपरेट बिजनेस है। और इसके फादर मदर ये बड़े वाले के साथ, ये बड़ा है पेशेंट जो है, वो बड़ा भाई है, उनके साथ में रहते हैं। एक ही घर है लेकिन किचन अलग अलग है और बिजनेस भी अपना अलग अलग है। तो ये पेशेंट अपने मदर के साथ में आया मेरे पास, और मैंने सोचा कि शायद मदर के ट्रीटमेंट करना होगा, बिकॉज पेशेंट वाली सीट में मदर बैठी थी और नॉर्मल सीट में ये पेशेंट बैठा था। मुझे लगा कि मदर को दिखाना है, तो मैंने मदर की तरफ देखते हुए पूछा कि बताइए माँ जी, क्या आपको प्रॉब्लम है? तो बेटे ने फट से बोला कि नहीं सर, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को प्रॉब्लम है। मैं क्या, ओके ओके सॉरी। तो उन्होंने बताया कि सर, बहुत ही मतलब हार्श टोन में, बहुत ही हैवी वॉइस में उसने बताया, लाउड टोन में बताया कि सर मेरे को बहुत सर्दी हो रही है। मैं क्या, कब से हो रही है? कहते सर पिछले 5 सालों से मुझे सर सर्दी है, मैं परेशान हूँ सर इससे, आपके पास इलाज है क्या कोई? मैं क्या, हाँ जी है इलाज। तो क्या आप ठीक कर सकते हैं क्या? ठीक कर सकोगे तो मेरे को आप बताओ, नहीं तो फिर मुझे ऑपरेशन करा लेना है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपके पास है कोई सटीक इलाज या कोई बढ़िया इलाज तो बताओ, नहीं तो मैं तो ऑपरेशन के लिए अब रेडी हूँ बस, और मैं और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बहुत ही रफ टोन में उसने बोला और बहुत फास्ट ये सब चीज़ें बोली। तो मैंने बोला क्या आपको टेंशन क्या है, अब इतना क्यों परेशान हो? तो क्या सर, 5 साल हो गया, मजाक है, 5 साल हो गया सर मेरे को। घर वालों को मजाक लगता है, घर वालों को लगता है कि मेरी खाली छोटी सी सर्दी है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ इससे सर। पिछले 5 साल से मैं सिट्रिजिन खा रहा हूँ बिना एक दिन नागा किए। मैं क्या, क्यों? कहता बिना सिट्रिजिन खाए सर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं काम ही कर नहीं सकता। मैं क्या होता है? कहता जब सुबह मुझे छींक स्टार्ट होती है तो मेरी दुनिया पूरी हिल जाती है, मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, मेरा गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। कोई भी उस समय मेरे सामने आए, मुझसे सवाल जवाब करे, मैं उसको पीट कर रख देता हूँ, चाहे वो बच्चे हो कोई भी हो। मेरे वाइफ के ऊपर भी कई बार हाथ उठा दिया है, भाई को भी मैं कुछ उठपटांग मैंने बनाया, मैं बोल देता हूँ। तो इसलिए सर मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरे साथ लगता नहीं है सर सुबह सुबह। तो जब तक मैं टैबलेट खा नहीं लेता, 2 घंटा रेस्ट नहीं करता, मैं और कुछ भी काम कर ही नहीं सकता, मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं बोला और क्या लगता है आपको जब छींकें आती हैं? तो कहते हैं छींकें सर, छींकें तो आती हैं, जो नाक से जो पानी बहता है वो तो मेरा रुमाल पूरा भीग जाता है, परेशान हो जाता। मेरा रुमाल 2 घंटे तक मेरे हाथ में ही रहता है जब तक सिट्रिजिन का असर
शुरू नहीं हो जाता है। मैं क्या क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, ये 5 साल से क्या क्या दिक्कत हो गई, क्या हुआ, घर में कोई टेंशन है? कहते सर कोई टेंशन नहीं है, 5 साल पहले हम लोग का बिजनेस वगैरह था, हमने अलग अलग, हमारे भाई ने फादर ने अलग अलग करके हमको सेपरेट बिजनेस कर दिया है। तो मैं क्या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? और मेरे उसी समय मेरी शादी भी हुई। मैं क्या ठीक है। मैं क्या दिक्कत कहाँ है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको लाइफ में, बिजनेस में क्या टेंशन है? सर कोई टेंशन नहीं, बिजनेस तो मेरा बढ़िया चल रहा है। मैं क्या फिर टेंशन क्या है? सर टेंशन मेरे को मेरे भाई की है, मेरा छोटा भाई ने सारा बिजनेस धीरे धीरे करके वो डुबा दे रहा है। कितना समझाता हूँ, कितना बोलता हूँ, उसने सारा बिजनेस जीरो पर ला दिया अपना। ना उसको कोई कुछ बोलता है, ना मेरे फादर उसको कुछ बोलते हैं, ना कोई और उसको कुछ बोलता है, ना उसकी वाइफ उसको कुछ बोलती है। और जब कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास चला आता है। तो मुझे उसको देख कर बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं क्या क्यों बिजनेस क्यों लॉस कर दिया? सर वो गलत संगत वंगत में पड़ गया, और थोड़ा से जुआ वगैरह उसने स्टार्ट कर दिया था खेलना। अभी तो कम कर दिया है, लेकिन पहले जुआ में उसने बहुत सारे पैसे उड़ा दिए। गलत संगत में था, तो उसके कारण मुझे बहुत टेंशन, बहुत गुस्सा आता है, उसको मुझे देखने का मन नहीं करता है। मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा खून खौल जाता है। तो पेशेंट के चेहरे से इतना गुस्सा झलक रहा था, लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। उसकी आंखें एकदम गुस्से से भरी थी, लाल थी, बड़ी बड़ी आंखें करके वो मेरे को सारा बता रहा था। इतना गुस्सा कि मैं उसको कुछ भी कर दूं मन करता है, लेकिन भाई है सर, क्या करूं, छोटा भाई है, मुझे ही देखना है, और कौन संभालेगा, मुझे ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं बोला उसमें क्या टेंशन है? तो बोले सर वो सुनता नहीं है मेरी बात, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने उसको कुछ ना बिजनेस सेट करके दिया, उसको सब खड़ा करके दिया, और आज वो मेरी बात मानता नहीं। मैंने उसके पीछे कितने परेशानियां झेली हैं, कितने सारी प्रॉब्लम्स में उसका बिजनेस को मैंने स्टैंड किया, और आज उसने ये हालत कर दी है, और आज वो मेरी बात भी मानता नहीं है। वो सब चीज़ों से मुझे बहुत नफरत है सर, मुझे देखने से उसका खून, मेरा खून खौल जाता है। मैं क्या और क्या दिक्कत है? सर और कोई परेशानी नहीं, वही एक परेशानी है, वो जब भी मेरे सामने आता है मेरा दिमाग गर्म हो जाता है सर। मेरे मन में कुछ भी आया मैं उसको बोल देता हूँ, गाली भी निकल जाती है मेरे मुंह से घर में उसके सामने। मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाता हूँ अपने गुस्से को, क्योंकि मुझे उसको देखने से ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको मैंने इतना अच्छा सेट करके दिया, सब करके दिया, आज फिर उसने पूरा बर्बाद कर दिया मेरा, सब मेरी सारी मेहनत उसने डुबा दी। ये इसको लेकर मेरे को सर बहुत टेंशन, बहुत परेशानी होती है, लेकिन उसको मैं देख भी नहीं सकता, इतनी खराब स्थिति में उसको मैं नहीं देख सकता हूँ। लोग भी बाहर में उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हारा भाई बर्बाद हो गया है, जुआ खेलता है, गलत काम करता है। वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बोला और सर कुछ नहीं, बस मुझे ये सर सर्दी ठीक हो जाए, मैं बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। आपके पास कोई अच्छा सा इलाज है तो बताओ सर, नहीं तो फिर मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझे साइनसाइटिस बोला है, और साइनसाइटिस के लिए उन्होंने बोला है आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऑपरेशन करा लो। और मैं ऑपरेशन के लिए अभी रेडी भी हो गया हूँ, लेकिन मेरी माँ के कहने पर मैं आपके पास आया हूँ। तो ये केस था, 15-20 मिनट का ये केस था, और पेशेंट का टोन बहुत ही हार्श टोन था, रफ टोन था। वो इतनी जोर से बात कर रहा था कि बाहर पेशेंट भी घबरा जा रहे थे कि पेशेंट क्या कर रहा है। एक दो पेशेंट बाहर वेटिंग हॉल में भी थे, वो भी झांक के देख रहे थे। फिर आपको ठीक से सुनाई दिया, समझ में आया सबको?
जितनी भी एंगर की रेमेडीज हैं दिमाग में तो आनी ही चाहिए पहले। ये पेशेंट भी बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, ये भी बहुत सेंसिटिव है। बहुत वल्नरेबल है, बहुत ओवर सेंसिटिव है। गुड इवनिंग सर, मुझे तो कैलकेरिया कार्ब आ रहा है सर। कैलकेरिया कार्ब, ओके। क्यों आपको कैलकेरिया कार्ब लग रहा है? बिजनेस फेल्योर है उसका, बिजनेस की बात हमेशा कर रहा है, उसको गुस्सा भी बिजनेस आ रहा है। फेलियर उसका नहीं है, उसके भाई का है। उसके चलते आ रहा था, इसलिए मुझे लगा। ओके, और क्या लग रहा है सर? सर फिर दो दो रेमेडीज और हैं, जो एक नाइट्रिक एसिड है, एक कॉस्टिक है। उन दोनों में भी इस तरह बहुत ज्यादा रेमेडीज गुस्सा। तो बहुत सारी आएंगी, रेमेडीज तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको क्लोज करना है ना। 8-10 रेमेडी के अंदर आपको क्लोज करना है, डिफ्रेंशिएट करना है ना। जब प्रिस्क्राइबिंग का टाइम आता है तो हमको वो डिफ्रेंशिएट करना है कि नक्स क्यों नहीं हो सकती, कैमोमिला क्यों नहीं हो सकती, वनीला क्यों नहीं हो सकती, सल्फर क्यों नहीं हो सकती। ओके, तो वहां पर आपको थोड़ा से पेशेंट को समझना पड़ेगा। धुलका मारा भी थोड़ी नजदीक चल रही है। डलका मारा, हम ले सकते हैं डलका मारा भी। सर वापस से एक बार केस बताएंगे, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है। ये एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, जॉइंट फैमिली में रहता है। मान लीजिए बहुत गुस्से वाला आदमी है, शॉर्ट टेम्पर्ड बोल लो, आप गुस्से वाला बोल लो। उसको 5 साल से एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है और वो सिट्रजिन के ऊपर है डेली। विदाउट सिट्रजिन उसको चलता ही नहीं है, और जब सर्दी होती है तो उसका पूरा चिड़चिड़ापन, गुस्सा एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो फिर सामने कौन है, बच्चों को पीट देता है, वाइफ को भी हाथ उठा देता है, कभी कभी कोई और सामने आए तो गाली दे देगा उसको बिना सोचे समझे। कंट्रोल में नहीं रहता उसका गुस्सा। और बिजनेसमैन है, जॉइंट फैमिली में रहता है, लेकिन अपना सेपरेट सेपरेट बिजनेस है। छोटे भाई को लेकर थोड़ा सा वो परेशान है। छोटे भाई के ऊपर बहुत गुस्सा है उसको, क्योंकि उसने उसको बिजनेस खड़ा करके दिया, उसको बिजनेस सेट करके दिया, और उसने सारा गलत आदत में पढ़कर, गलत संगत में पढ़कर उसने बिजनेस पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, और कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा है, भाई भी नहीं सुनता है उसकी बात। तो उसके चलते वो सारी प्रॉब्लम्स उसको है। मतलब वो भाई को देखना नहीं चाहता अब, एक टाइप से भाई के प्रति एलर्जी है। वो सामने आते ही उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी सुन नहीं रहा है। वो उसकी बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है, उसका कहना नहीं मान रहा है, वो गलत चीज़ों में पड़ गया है। तो उसके चलते उसको बहुत प्रॉब्लम है। तो यही केस था, उसका मेन जिस्ट। नक्स नक्स भूमिका। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए मैडम। सर वैसे तो पीन तो नक्स का ही आ रहा है, बट ओके। ये जो स्टार्टिंग में बोला ना कि आप मेरे को दे सकते हो, कि आपके पास कोई इलाज है तो बताओ, हम्म हम्म मैं हम्म इतने हम्म तो उसके बोलने के हम्म, अंदाज से प्लेटिना या वेलेट्रम का भी हम्म, थोड़ा बहुत बोलने के उससे अंदाज से लग रहा है। पता नहीं, ओके। पूरा फील नक्स का ही है। हम्म। थैंक यू। प्लाटिना इतना वो हार्श बात नहीं करेगा, ठीक है। वो हॉटीनेस रहता है उसमें, कंटेम्पचुअसनेस रहता है, लेकिन वो बहुत माइल्डली आपको बोलेगा, जिससे सर वो आपको। हाँ जी बोलिए। सर मुझे हिपर सल्फ लग रहा है। हिपरसल, ओके। क्यों लग रहा है आपको हिपरसल? हिपर सल्फ का गुस्सा, जिस पर गुस्सा करता है उसको एकदम लगता है कि उसको मार दिया, एकदम इस टाइप का जो है, एलर्जिक ओके टाइप का। और ओके सर्दी वगैरह भी बार बार रह रहा है। ओके। सर मुझे भी एक परसेंट की फीलिंग आई कि वो परिवार के लिए बहुत कुछ करता है।
जब उसके अनुरूप नहीं होता, मैंने परिवार के लिए इतना किया, मैं कहता हूँ कोई बात वापस सुना, कोई नहीं सुनता है, तो हाइपर सेंसिटिव भी इसका बहुत वायलेंट होता है मेरे साथ, तो मुझे भी फीलिंग आई पसंद। ओके, और कुछ, और कोई बोलना चाहता है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट उसको में ना, एलिमेंट्स मतलब फ्रॉम ओके, डिसअपॉइंटमेंट क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो गया ना अपने ब्रदर से कि यार इतना सब कुछ किया और उसके बाद ये सब इसने ये कुछ किया नहीं, और बस उसकी जो आशाएं थी, एक्सपेक्टेशन थी इतनी सारी, उसने सब कुछ किया अपने भाई के लिए, सब बिजनेस सेट करके दिया, सब कुछ करके दिया, और जब कुछ भी नहीं हुआ तब वो डिसअपॉइंट हुआ उस पूरी बात से। ओके, नहीं ले सकते क्या सर? सर चामो मिला हो सकता है, चामू मिला भी हो सकता है। क्योंकि उसको एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर है ना, वो वैसे भी चिड़चिड़ा है, पीटता है, वॉयलेंस में भी चामो मिला है, इरिटेबल है। चामो मिला ही आ रहा है ओके, सर। ओके, और कोई? सर मार्क्स तो ला सकती है बेटा आने को कोई भी मेडिसिन आ सकती है। आप आ सकते हैं बोलोगे तो कोई भी मेडिसिन आएगी। आपको समझना है कि क्यों मर्कसॉल की क्यों आएगी, नक्सोमिका क्यों नहीं आएगी, सल्फर क्यों नहीं आएगी, वनीला क्यों नहीं आएगी, या हिपारसल्फ क्यों नहीं आएगी, मर्कसॉल ही क्यों आएगी बताओ? क्योंकि वो इसका रीजन मारपीट कर रहा है ना, पत्नी को मार रहा, मारपीट तो बेटा बहुत को सारे मार मेडिसिन रहा। में मारपीट करते हैं, मर्कसॉल एक मेडिसिन तो नहीं है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए जी। मुझे बेलाडोना लग रहा है। बोलिए बोलिए। बेलाडोना लग रही है। बेलाडोना, बढ़िया, एकदम बोलिए। आपको क्यों लगी बेलाडोना? सर रूब्रिक तो मैं देखा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। नहीं, आपको बेलाडोना क्यों लगी? कुछ तो आपने सोचा होगा ना, बताओ। अब बताओ क्या दिक्कत है? गलत सही का कोई सवाल नहीं, आपको क्या लगता है? रेज करके कोई रूब्रिक है सर, उसमें देख रहा हूँ बेलाडोना है, इसलिए। और भी बहुत सारी मेडिसिन ये तो रेज है ना? हाँ रेज तो है, ठीक है, रेज हाँ, हो, हाँ रेज ले सकते हो आप। 4-5 मेडिसिन है। तो बेलाडोना ही क्यों? थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे वैनिला का फील आया, क्योंकि वैनिला में कैसा रहता है, वैनिला केयरफुल रिलेटिव्स अबाउट में है, और उसे उसके मन के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो उसमें गुस्सा बहुत रहता है वैनिला में। ओके ओके। और चामोमिला में वो अपना मतलब रिलेटिव्स के तरफ इतना ये नहीं रहता है अगर डीडी करे तो, लेकिन वैनिला में अपने मतलब केयरफुल रहता है वो रिलेटिव्स की तरफ, तो मुझे वैनिला लग रहा है सर। ओके, चलिए फिर आगे थोड़ा हम इसको एनालाइज करते हैं। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है, और कुछ लोगों ने मेडिसिन भी क्रैक की है, 2 जन ने, तो मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले वो जो पेशेंट आया, तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है ना, श्रीकिंग है उसका, ये उसकी बातें मेरे को कान में चुभी। ओके, जैसे वो बोल रहा था कि वो ऐसे बोल रहा था कि जैसा लगता है कि उसने यहाँ पर आके मेरे ऊपर एहसान कर दिया हो। ठीक है, जब पेशेंट की कोई बात आपको चुभती है कानों में, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट रूब्रिक मेरा मैंने वहीं पर लिया, उसके टोन से, उसके जो कहने का थ्रो था। ओके, तो वहाँ पर मैंने श्रीकिंग हेल्प फॉर लिया, श्रीकिंग हेल्प फॉर इन स्लीप। ओके, इन स्लीप क्यों? हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके,
ओके, आप बताइए, हम लोग नहीं तो जानते। पहला रूब्रिक मैंने लिया श्रिकिंग हेल्प फॉर, श्रिक कर रहा है वो। ओके, पहला रूब्रिक मैंने लगाया। और इन सेकंड स्लीप क्यों बता इन दीजिए। इन स्लीप बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा पहला रूब्रिक था। ओके, और सेकंड रूब्रिक था एंगर विथ किल डिजायर टू। ओके, उसका उतना गुस्सा था, उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। यहाँ बैठे बैठे उसको इतना, आंखें उसकी इतनी बड़ी बड़ी होके वो बातें कर रहा था, इतना एग्रेसिव था उसमें। तो मान लो वो घर में कोई सामने आएगा तो मार देगा उसको। जैसे कब बोला कि मैं वाइफ के ऊपर हाथ उठा देता हूँ, बच्चों के ऊपर कोई सामने आए तो मेरे, कितना उसकी एंगर रेज था तो भाई के प्रति, लेकिन वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ओके, तो इसमें फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल भी आता है। तो ये दो रूब्रिक, बाकी बहुत सारे रूब्रिक इसमें आएंगे जब पूरा केस को रेट्रो करोगे, तो ये मैं दो रूब्रिक मैंने उसमें लगाए थे। और लव फॉर फैमिली भी है इसमें, ठीक है, वो केयरिंग भी है इसमें। गुस्सा तो है लेकिन फैमिली के प्रति उसकी केयरिंग भी नजर आई। एक तरफ वो बोल भी रहा है कि उसको भाई की चिंता भी है, भाई के ऊपर गुस्सा है, लेकिन उसने इतना भाई को किया, तो जो भाई का जो रेसिप्रोकेशन होना चाहिए था उसके प्रति, वो उसे नहीं मिला। जो उसने अपने छोटे भाई का बिजनेस पूरा सेट करके दिया, जब फादर ने उनको अलग अलग बिजनेस कर दिया, तो वो जरूरी नहीं था उसको, अब वो अपना बिजनेस पे ध्यान देता, भाई जो करता करने दो, लेकिन उसने अपने भाई के बिजनेस को पूरा एक लेवल पर एक अच्छा सेट करके दिया। और भाई ने क्या किया रेसिप्रोकेशन में, वो चाहता था कि वो भाई उसका बिजनेस, अपना बिजनेस अच्छे से संभाले ताकि उनका नाम हो और लोगों के बीच उसकी प्रशंसा हो सके। लेकिन रेसिप्रोकेशन में उसके भाई ने क्या किया, सारा बिजनेस को उसने डुबा दिया, गलत संगत पड़ गया, जुआ खेलने लगा, गलत संगत में पड़कर उसने सारा बिजनेस को जीरो पर ला दिया। और इसकी कोई सुन नहीं रहा है वो भाई, पहले सुनता था, अब इसकी कोई सुन नहीं रहा है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो जो रेसिप्रोकेशन में इसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ओके, तो मैंने इसको हिपार सल्फ प्रिस्क्राइब किया। द मेडिसिन इज हिपार सल्फ। ओके, तो गीता मैडम और एक मैडम थी, उन्होंने इस मेडिसिन को क्रैक किया है, उन्होंने इसके फीलिंग को मेरे वर्ड से अच्छे से पकड़ लिया। ओके, तो दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत ओवर सेंसिटिव वल्नरेबल पेशेंट है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ही इज वेरी वल्नरेबल टू एनी सेंसिटिविटी इन द एनवायरमेंट। जरा से भी कोई उसको कुछ बोल दे, छेड़ दे, तो वो झट से हाइपर हो जाता है, उसको किसी की कही हुई बात बर्दाश्त नहीं होती है। एंड दूसरे साइड में वो केयरिंग भी है। तो ये हिपार सेल्फ का एक मेन थीम है, कोर है। एक तरफ तो वो अपने परिवार के प्रति बहुत गुस्सा भी है, लेकिन दूसरे तरफ उसकी केयर भी है, प्रोटेक्शन भी है। वो जो उसका गुस्सा था वो एक प्रकार का जायज था गुस्सा। ओके, तो इनजस्टिस भी हुआ कहीं ना कहीं उसके साथ कि उसको भाई को इतना सेट करके दिया और उसने सब बर्बाद कर दिया। तो उसका जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं जायज भी था। ओके, क्लियर। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रहती है वो हिपार सेल्फ की मेंटल लेवल पर भी बहुत रहती है, और एट द लेवल ऑफ फिजिकल आल्सो इज वेरी हाइपर सेंसिटिव है। बहुत एग्रेशन रहता है हाइपर सेल्फ में। ओके, बहुत एग्रेसिव पेशेंट रहता है, हर चीज में वो एग्रेसिव है, फिजिकली आल्सो एंड मेंटली आल्सो। एंड ही इज द हेस्टी, वेरी हेस्टी पेशेंट। हर चीज में फास्ट है, खाने में फास्ट है, बात करने में जल्दी जल्दी बात करेगा, चलेगा तो जल्दी जल्दी चलेगा, बड़े बड़े स्टेप्स लेगा। ओके, ही
very hasty in nature. Okay, तो हिपार सेल्फ इज को हम बोलेंगे कि केयरिंग एंग्री यंग मैन, केयरिंग एंग्री यंग मैन है ये। ओके, क्लियर? यहाँ तक जी समझा आप जी सबको? सर आप जी जो जी जो सर रूब्रिक बोले तो आप जो रूब्रिक बोले वो तो सारा नक्श रेपर्टराइज करने के बाद भी हाँ आता है नक्श ही। हाँ हाँ अब देखा मैंने बोला ना कि रेपर्टाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नक्श आ गई तो हमको नक्श दे देना है, हमको पेशेंट को समझना है, हमको पर्सनालिटी के ऊपर मेडिसिन नहीं देनी है, हमें इंडिविजुअलिटी के ऊपर मेडिसिन देनी है जो उसमें प्रेजेंट, इसमें पेशेंट ने पर्सिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट है। इसमें पेशेंट जो था वो जो आप बोले वो स्क्रीम कर रहा है या स्ट्राइकिंग कर रहा है और एंगर में, वो दोनों एक ही रूब्रिक में, माइंड स्क्रीमिंग, स्ट्राइकिंग, शूटिंग, एंगरिंग। यस, ओके, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम नक्श? आपने नक्श बोला, तो नक्श और हिपारसेल में क्या अंतर है? नक्श विल नेवर टेक केयर, उसका भाई अगर बर्बाद कर दिया बिजनेस, भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्रदर, वो छोड़ देगा उसको। ओके, बट हिपारसेल इज केयरिंग में रहेगा। सर वो जो स्लीप तो इन चिंता बोले होगी। थे उसको समझा देते। हाँ, स्लीप इन, श्रिकिंग हेल्प, श्रिकिंग तो समझ गया, जो आपके कान को चुभती है, जो उसके शब्द हैं आपके कान को चुभ रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था उसका वे ऑफ टॉकिंग आपको। एज अ फिजिशियन, पेशेंट आपके पास अगर आता है तो, और वो आके आपके ऊपर एहसान किया, उसने बोला कि अगर आपके पास कोई मेडिसिन है तो बताइए, नहीं तो मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। ओके, ऑपरेशन करा लेता हूँ। यहाँ पर भी एक मेटामॉर्फिकली हम रूब्रिक लेते हैं, किल डिजायर टू किल, उसको हटा देना है उस चीज को। अब वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया, अब वो लिमिट के बाहर चलेगी उसकी। 5 साल से वो सेट्रिजिन पर था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करा लो, तो वहां भी वो किल डिजायर आएगा। और श्रीकिंग हेल्प फॉर इन स्लीप का मतलब, इन स्लीप का मतलब क्या होता है? पेशेंट को ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, पेशेंट को ही मालूम नहीं है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, दैट इज इन स्लीप। उसको होश नहीं है, इज नॉट इन इज कॉन्शियस। स्लीप में हम कहाँ रहते हैं? सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। स्लीप जब रहता है वो हम सब कॉन्शियस लेवल हम बोलते हैं ना, माइंड का। जब हम जागे रहते हैं तो वो कॉन्शियस है। तो पेशेंट जब मेरे पास आया तो वो कॉन्शियस में नहीं था, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी, ठीक है, बट ही वॉज नॉट कॉन्शियस कि ये फिजिशियन के पास मैं आया हूँ, मुझे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, बट दैट वॉज इट्स इंडिविजुअलिटी। ओके, वो वैसा टोन में बोला क्योंकि वो पर्टिकुलर हिपार्सल पेशेंट में बहुत हम ऐसे ही बोलेंगे, तो दैट इज इन स्लीप। तो उसको नहीं मालूम है वो क्या बोल रहा है। लेकिन अगर कोई और होता तो वो उसी चीज को तरीके से बोल सकता था, लेकिन ये कॉन्शियस में था ही नहीं अपने, ही वॉज सम अदर वर्ल्ड, एक अदर लेवल पर था। तो वहां पर श्रीकिंग हेल्प फॉर इन स्लीप लग जाता है। क्लियर? सर डिलीरियम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे? डिलीरियम में भी वो डिलीरियम तो, कॉन्शियस नहीं होता ना? डिलीरियम में तो खाली उसका थॉट्स डिरेल होती हैं, अपनी थॉट से भटक जाता है वो। ओके, वो डिरेल होता है वहां पर। ओके, डिलीरियम मींस डिरेलमेंट, ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जब वे में चलनी चाहिए वो पटरी से डीरेल हो जाती है, उसके थॉट्स डीरेल हो जाते हैं। और दैट इज रिगार्डिंग डिलीरियम। सर डिलीरियम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो? 5 मिनट, 2-3 मिनट प्लीज। ओके, देखिए डिल्यूजन तो आपको समझता है, डिल्यूजन पहले समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत लोग डिल्यूजन और डिलीरियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, डिल्यूजन तो क्लियर है आपको, ये भ्रम है। हाँ जी। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक अपना भ्रम होता है, मानना होता है कि मुझे ऐसा हुआ या ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, दैट इज डिल्यूजन, भ्रम। ठीक है। और डिलीरियम होता है डिरेलमेंट ऑफ हिज थॉट्स,
जो उसके नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो डिरेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को मान लो दर्द है, सिंपल पेन, कोई भी पेन लेकर एक पेशेंट आता है, ठीक है, क्लियर। तो पेशेंट क्या बोलेगा डिलीरियम में, उस पेन के बारे में कैसा डिटेल्स बताएगा? व्हाट द पेशेंट विल से इन डिलीरियम? जैसा उसका अगर है वो उस तरह से पेन बताएगा ना उसका। वो अपने हाँ, तो अपने उसको सिम्टम्स आप को प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, जो बोलेगा फिर हो सकता है कि भूल जाए। भूलेगा नहीं, उसकी जो थॉट्स होती हैं वो डिरेल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे पेन है, सर मुझे पेन हो रहा है, पेन की वजह से मुझे मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये पेन होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। वो एक कंटिन्यूस डिरेल प्रोसेस में बोलता जाएगा और वो चीज़ को रिपीट करेगा बार बार। जो भी कंप्लेन रहेगी उसको वो बार बार वही चीज़ को रिपीट करेगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, आपको बार बार वही वर्ड सुनाई देगा। दैट इज अ डिरेल, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस में वो डिस्टर्ब हो गया है, डिरेल हो गया है, अपनी जगह से भटक गया है। तो दैट इज डिलीरियम। जैसे कैलकेरिया का आपका है डिलीरियम लाइट डिजायर फॉर, उनमें आपके पास आएगा। एक पेशेंट आएगा, बोलेगा अरे आप मेरे को दर्द की दवाई दे दो, कैसा भी करो दर्द की दवाई दे दो, ये दर्द मेरे को इतने दिन से हो रहा है, मैं तो घूम घूम के परेशान हो गया हूँ, ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी दवाई दे दो, कुछ करो अब तो, कुछ फटाफट मेरे को दवाई दे दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं घूम घूम के आया हूँ, सब डॉक्टर को दिखाया हूँ। अब थॉट से डिरेल हो जाएगा। वो कंटिन्यूस उसका वो ट्रेन ऑफ थॉट्स, रेल ऑफ थॉट्स चलते रहेगा। दैट इज डिलीरियम, भटक जाना। पेशेंट क्यों आया है, किस लिए आया है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उससे वो थोड़ा से डिरेल हो जाता है। बस एक ही तरफ ध्यान रहेगा उसका, पेन पेन पेन, या और कोई भी प्रॉब्लम हो। दैट इज डिलीरियम। बस मतलब मेरे पेन को आप रिपीटेटिव ठीक प्रोसेस करो, जो भी है वो डिलीरियम सर ऐसे रिपीट करेगा उस चीज को। यहाँ पर उसके थॉट्स में एक ही चीज चलती रहेगी, सर उसके सबकॉन्शियस में वही रहेगा। सर लेकिन डिलीरियम में दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है। रिपीट वर्सेस के साथ में कंफ्यूजन रहता ही है। हाँ, तो वो वहाँ पर स्टेट उसका वही है ना, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है ना। डिलीरियम जब डिरेल हो जाएगा तो वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पेशेंट क्लियर नहीं कर पाएगा कि उसकी पेन की वजह क्या है, बस उसको पेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो हो रहा है। वो जो हम बोले थे कि बीच बीच में भूल जाएगा, वो इसलिए बोले थे कि जैसे हायसियामस में या फिर हिपरसल्फ में या फिर बैप्टिसियम हम लोग देखते हैं, पेशेंट बोलता है और डिलीरियम के दौरान अपना वो आंसर भूल अब जाता ड्रग है के हिसाब या हाँ, एब्रप्ट हो ठीक जाता है ठीक आंसर है, में। नहीं दैट इज डिफरेंट। अब ड्रग के हिसाब से मत, आप डिलीरियम को एज अ कॉमन, पहले उसका मतलब लैंग्वेज समझो आप, डिलीरियम होता क्या है। अब डोंट गो इन ड्रग्स, डिलीरियम कितने हजारों मेडिसिन में होगा, तो डोंट गो अकॉर्डिंग टू ड्रग। बट फर्स्ट आपको समझना है कि डिलीरियम होता क्या है। सिंपल डिरेलमेंट ऑफ थॉट, उसके थॉट्स जो नॉर्मल रहने चाहिए वो नॉर्मल से भटक जाता है। अगर नॉर्मल पेशेंट आके बोलता है सर मुझे ये पेट में दर्द हो रहा है, पिछले 4 दिन से हो रहा है, मैंने ये मेडिसिन खाई थी तो उससे कम नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, अब मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल पेशेंट बोलेगा, जिसको एक कैलकुलेटेड थॉट है कि हाँ मैंने को पेट में दर्द हुआ, मैंने दवाई खाई थी, उससे आराम नहीं हुआ, अब दर्द बढ़ गया तो मैं आपके पास आया हूँ। एक प्लांट थॉट है, कैलकुलेटेड थॉट है, जो नॉर्मल पेशेंट आपको बोलेगा। दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट डिलीरियम। लेकिन डिलीरियम में क्या है, सर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो करो, दर्द हो रहा है, बस दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हुआ, वो कुछ नहीं। वो बार बार वही बोले, डॉक्टर को पूछेगा भी अच्छा कब से हुआ, नहीं सर बहुत दर्द हो रहा है, परेशान हो गया, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, कंटिन्यू उसका वो प्रोसेस चलता रहेगा। उसका वो जो सुई जैसे बोलते हैं ना, सुई अटक जाती है किसी की, तो वो पेशेंट का वैसे रहता है।
वो एक अलग ट्रैक में चलने लगता है, अपने मेन ट्रैक को छोड़कर वो अलग ट्रैक में दौड़ने लगता है। दैट इज डिलीरियम, डिरेलमेंट ऑफ द थॉट्स। सर हेलो हेलो सर, मैं छोटा सा उदाहरण मैंने बताना चाह रही हूँ। अभी जैसे हाँ, बोलिए। न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, एक न्यूज को पकड़ते हैं और बस उसी को बोलते जाते बार बार हाँ, बोलते हैं। वही जो है डिलीरियम का स्टेट पेशेंट में हम लोग को Yes. देखने मिलेगा बस आजकल। तो वही मिलता है। जो बात का आपको सर पैर नहीं मिले ना, बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक डिलीरियम हो सकता है, मे बी। आम भाषा में जैसे कि थोड़ा जैसे सीधी गिनती होती, उल्टी गिनती होती। उल्टी गिनती में हम लोग ये समझे कि आपको याद दिला देगा कि इसको दर्द है, इसको खुजली है, एकदम आपको कंठस्थ करा देगा। Am I right, sir? यस, ओके। तो वो एक ही चीज को बार बार दोहराएगा। ओके, क्लियर। तो हम थोड़ा सा वापस आते हैं हिपारसल्फ के अंदर। ओके, तो हिपारसल्फ एक बहुत ही एग्रेसिव मेडिसिन है, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव मेडिसिन है, जिसमें एंगर, रेज, किसी को मार देने से अंदर से कूट कर भरा है। ओके, तो ये मेन बेसिक कोर हिपारसल्फ का यही है। और प्लस केयर फॉर द फैमिली, लव फॉर फैमिली है, लव फॉर चिल्ड्रंस में आएगा। ओके, तो हिपारसल्फ के बेसिक कोर को आपको समझना है। ओके, केयरफुल है। ओके, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट है। ओके, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग इसमें आएगा। फियर ऑफ सफरिंग है, फियर ऑफ इंजरी है, वेरी सेंसिटिव टू एनी कंप्लेन, वेरी सेंसिटिव। थोड़ा से भी कुछ होगा तो बहुत सेंसिटिव है वो जल्दी घबरा जाता है, वो जल्दी हड़बड़ा जाता है। मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी बहुत रेस्टलेस हो जाता है। ओके, जो उसके लव वंस हैं उसकी भी इसको बहुत चिंता होती है, उसकी भी उनकी हेल्थ की चिंता बहुत करता है। वो चाहता है कि मेरी फैमिली मेरे हिसाब से ही चले, और वो प्रोटेक्ट करके अपनी फैमिली को रखना चाहता है, इन अ प्रोटेक्शन। ओके, वो उनकी केयर भी करता है, और वो चाहता है कि वो मेरे हिसाब से चलते रहें, मेरा सुनते रहें। ओके, तो उनका पूरा केयर लेकर आगे बढ़ते रहता है। ओके, बहुत एब्रप्ट भी होता है, वेरी हार्श पेशेंट, बहुत हार्श है, सबके साथ हार्श बात करेगा, चाहे वो अपनी फैमिली वाले हो, ऑफिस वाले हो, फ्रेंड्स हो, सबके साथ बहुत हैवी टोन, रफ टोन जिसको बोलते हैं ना, उस टोन में वो बात करता है। वो उसकी टोन ही है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत इम्पल्सिवनेस है कुछ करने की, बहुत इम्पल्स है, फट से उसको इम्पल्स आ जाते हैं, उसका गुस्सा फट से 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, विद इन अ सेकेंड तो पूरा रेज में आ जाएगा। एंगर का भी लेवल जो होता है ऊपर का, दैट इज रेज। ओके, तो आप कभी भी पेशेंट हिपारसल्फ का गुस्से का लेवल आप अगर उसको पकड़ लोगे, तो हिपारसल्फ इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन, बहुत कॉमन, आज डे टू डे आज बहुत यूज करते हैं। ये हिपारसल्फ क्लिनिक में बहुत यूजफुल मेडिसिन है आपको। हम लोग इसको पहले सर्दी खांसी में देते थे, लेकिन एंगर, रेज, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी है। इसमें कॉवर्डाइज भी रहता है, ये कोई केसेस में आपको डरपोक भी रहेगा, ये डरपोक रहेगा, कॉवर्डाइज भी है। ओके, बिकॉज ऑफ द फियर। ओके, डिफाइंड पेशेंट है बहुत। इसमें मोरल फीलिंग वांट ऑफ है। ओके, इसमें मोरल्स की कमी रहती है बहुत, बड़ों छोटों का कोई लिहाज नहीं है, जो मन में आए वो बोल देगा। इसका मतलब एंगर कंट्रोल करना इसके बस में का बात नहीं है, उसको खुद ही नहीं कंट्रोल कर पाता है। फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, और इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, मे बी हिपारसल्फ है। इनजस्टिस टॉलरेट ही नहीं कर सकता, उसके साथ अगर इनजस्टिस होगी तो वो एकदम इनटॉलरेबल हो जाता है, बहुत है। ओके,
एंजाइटी फैमिली अबाउट है, लव फॉर फैमिली है, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस में आएगा, ओके, फियर ऑफ इंजरी बीइंग इंजर्ड भी है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आपको कहाँ लगेगा कि उसमें वो सही है, उसका गुस्सा जो है वो जायज़ है, उसने भाई का बिजनेस सेट करने के लिए इतनी मेहनत की, अपना टाइम दिया, और उसके भाई ने क्या किया, पूरे बिजनेस को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया। तो बट नेचुरल है, उसको गुस्सा आएगा, उसको खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको केयर है अपने फैमिली की, कि उसकी फैमिली ठीक से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ सफ़र ना करना पड़े उनको कोई चीज़ में। तो वो केयर है इन द फॉर्म ऑफ एंगर, रेज, इम्पल्सिवनेस। ओके, तो ये बहुत क्लोज चलती है, नक्स वोमिका के बहुत क्लोज हैं। नक्स वोमिका और इसमें डिफरेंस क्या है कि नक्स वोमिका विल नॉट केयर फॉर द फैमिली, वो बोलेगा भाड़ में जाए मेरी फैमिली, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे एम्बिशियस है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरा नाम होना चाहिए, जो मेरे साथ नहीं है वो दूर हो जाए मेरे से, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी फैमिली। ओके, तो यहाँ पर आप नक्स वोमिका के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, और नक्स वोमिका का रेज तक नहीं है, एंगर रहेगा, लेकिन रेज में उतना नक्स वोमिका बहुत रेयर मिलता है यार। ओके, मेन है कि फैमिली, नक्स वोमिका अगर उसकी केयर कोई नहीं करेगा तो नक्स वोमिका विल ऑल्सो नॉट केयर, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली। वो अपना मस्त काम करेगा, एंजॉय करेगा, खाएगा पिएगा, ऐश करेगा, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है वो सोचेगा, वो उसको अपने काम पर फोकस है, उसको दूसरों के काम से कोई मतलब नहीं। लेकिन हिपार सेल्फ में क्या है कि गुस्सा भी है और केयर भी है, इज एंगर टुवर्ड्स द फैमिली ऑल्सो एंड केयर टुवर्ड्स द फैमिली ऑल्सो, वो दोनों तरफ में है। ओके, तो यहाँ पर आप नक्स वोमिका को सेपरेट कर सकते हो हिपार सेल्फ। ओके, सल्फर को डीडी करने के लिए सल्फर में वेल्थ है, जहाँ पर डिवीड करेगा वो वेल्थ शो करेगा और रेवरेंस आपको मिलेगा। ओके, वेल्थ में वेल्थ मिलेगा, रेवरेंस मिलेगा, तो इसमें यहाँ पर रेवरेंस है ही नहीं, यहाँ तो मोरल फीलिंग वांट में आता है, उसको मोरल्स है ही नहीं है बड़ों के प्रति, तो वहाँ आप सल्फर को रूल आउट कर सकते हैं। और वेनिला भी डिक्टेटोरियल है, लेकिन वो उसका एंगर रेज इतना ऊपर नहीं है, उसमें भी एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ऑफ लव्ड वंस है, लेकिन उसका रेज इतना नहीं है, वो किल डिजायर तक में नहीं जाएगा। ओके, तो वेनिला ऑल्सो आपको रूल आउट कर सकते हैं इसमें। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बहुत कॉमन मेडिसिन है, आप इसको क्लिनिक पे, मैं इसलिए कॉमन मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो दैट आपके जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कॉमन मेडिसिन को आप बहुत आसानी से आप यूज करो अपने क्लिनिक्स पे। ओके, और पेशेंट को आप समझो, पर्सनालिटी पर मेडिसिन मत दो कभी भी कि नक्स की पर्सनालिटी ऐसी होती है, हिपार की पर्सनालिटी ऐसी होती है। एट प्रेजेंट उसकी इंडिविजुअलिटी किसके और कोर पर इशारा कर रही है, आप प्रिस्क्राइब करो। ये एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखो। हम क्या है कि रूब्रिक में फंसते जाते हैं, हमें हर क्लास में बोलता हूँ कि रूब्रिक के जाल में फंसना नहीं है अपने को, हमने रूब्रिक को समझना पड़ेगा पहले। इसलिए आपको अगर रूब्रिक समझ नहीं आता है, आप पेशेंट को समझो और उस मेडिसिन के नजदीक पहुंचने की कोशिश करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको रूब्रिक्स हमको भटकाते हैं, हमेशा भटकाते हैं, हम फ्रिवलस पेशेंट भी जी 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 सर, मैं ज्यादातर इसी तरह से प्रैक्टिस करती हूँ, थीम पर ही एकदम। मैं बिल्कुल रूब्रिक्स में ध्यान नहीं देता हूँ, मैं पेशेंट के फील को समझता हूँ, प्रेजेंट स्टेट को समझ के मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। आपको पढ़ाने के लिए या रेट्रो में अगर फिर मैं केस को सुनता हूँ या लिखा हुआ पढ़ता हूँ, तब मैं वहाँ पर रूब्रिक्स लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब भी मैं नहीं लगाता हूँ। मैं कभी भी फील के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, और जब फील के ऊपर आप प्रिस्क्राइब करोगे तो आपकी मेडिसिन 99% करेक्ट होनी ही है। आप उस मेडिसिन को समझो, अलग अलग ऑथर्स की मेडिसिन को समझो,
आप टाइलर को पढ़ो, कैंट को पढ़ो, आप कैंट पढ़ो। कैंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बेसिक किताब है कैंट लेक्चर, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आप कैंट के पढ़ो। तो अगर कैंट को आप समझ जाओगे तो आपकी बहुत सारी मेडिसिन आपको रूब्रिक्स लगाना नहीं पड़ेगा। कैंट ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कैंट के बाद टाइलर है, ठीक है, कुल्टर है, ये सब आप बुक्स को पढ़ो। रूब्रिक्स में पढ़ो, आप समझो, लेकिन रूब्रिक्स में फंसो मत, आप फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप रूब्रिक्स में आप कुछ मेडिसिन दोगे, आप लगाओगे, नहीं आएगी तो आप बोलोगे नहीं सर ने तो ऐसा पढ़ाया था। इसलिए मैं कभी भी रूब्रिक्स में नहीं कभी फंसता हूँ। आप पेशेंट को समझो, बिकॉज हम क्या पढ़ते हैं ना, ये सर ने पढ़ाया था, ये मेडिसिन की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, सल्फर की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, या नेक्स्ट ओमेगा की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, बेलाडोना की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। ये नहीं करना है अपने को इंडिविजुअलिटी को पढ़ना है, इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करना है। नेक्स्ट ओमेगा की 1000 पर्सनैलिटी होगी, लेकिन हम जो पर्सनैलिटी पढ़ते हैं या किसी ने पढ़ाया है हमको उसको माइंड में एकदम फिक्स नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन कोई भी रूप में आ सकती है। नक्स ओमेगा की मेडिसिन हिपारसल्फ हो सकती है, हिपारसल्फ की मेडिसिन नक्स हो जाती है, लेकिन उसके प्रेजेंट स्टेट क्या है, उसके प्रीडोमिनेंट उसको क्या परेशान कर रहा है। अब ये केस में क्या था कि वो श्रीकिंग हेल्प फॉर और किल डिजायर टू में 2 लगा के मेरा हिपारसल्फ आ जाता है। आपके पास दवाई है 2, नहीं तो मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ। ये मैंने एक सर से सीखा था। इतना केस तो मैं तो फिर भी 15-20 मिनट है, 2 मिनट में लोग वहाँ दे देते हैं मेडिसिन। 2 मिनट में उतना 2 शब्द में पेशेंट ने उतना ही बोला कि सर आपके पास कोई मेडिसिन है 2, नहीं तो मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ। इसमें श्रीकिंग हेल्प फॉर इन स्लीप और किल डिजायर टू लगा दो, आपको हिपारसल्फ आपके चार्ट में कहीं ना कहीं आ जाएगी। ओके, तो अपने को प्लेटिना का पेशेंट को पेशेंट भी इस टाइप से बोल सकता है ना, आपके पास कुछ प्लेटिना है का तो पेशेंट का ना डिग्निफाइड पेशेंट रहता है, वो बोलता कम है, लेकिन वो जो बोलने का तरीका है ना उसका, वो आपको मतलब वो हर्ट करता है, वो भी श्रीक करता है। प्लेटिना का पेशेंट क्या बोलेगा, क्या डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक इतनी पुरानी हो गई है, इसको अभी चेंज नहीं कराते आप, ये देखिए वहाँ से दीवार में थोड़ा क्रैक आ गया है। डॉक्टर साहब आपका एसी बड़ा कम स्लो काम करता है, चिल्ड नहीं करता है, ऐसे बोलेगा प्लेटिना आपको नीचा दिखाने के लिए। वो हार्शली नहीं बोलेगा। दैट इज प्लेटिना का कंसेप्चुअसनेस, हॉटीनेस। क्या डॉक्टर साहब आपके सोफे कितने पुराने हो गए हैं, या आपकी चेयर्स बहुत पुरानी दिख रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू सर। दैट इज प्लेटिना। प्लेटिना पेशेंट बोलेगा अरे सर आप तो देखता हूँ मैं, आप खाली बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पेशेंट तो दिखते नहीं आपके यहाँ पर, चलता बोलता है कि नहीं आपका सर, यस ऐसे बोलेगा प्लेटिना। ओके, प्लेटिना कभी चिल्ला के नहीं बोलेगा, बिकॉज उसमें डिग्निटी भी रहती है। मैंने जितने प्लेटिना देखे हैं वो बहुत माइल्ड रहते हैं। वो आपको थप्पड़ भी मारेंगे तो आपको अंदर में दर्द होगा, गाल पे कोई निशान नहीं पड़ता। दैट इज प्लेटिना, ठीक है। वो प्लेटिना का श्रीकिंग होता है। ओके, क्लियर सर? श्रीकिंग हेल्प और स्लीपिंग में हिपारसल्फ, कालीकार्प एंड रस्टक्स ही है, ये 3 मेडिसिन ही है। तो फिर इसमें कालीकार्प एंड रस्टक्स का क्या वर्जन रहेगा सर? श्रीकिंग हेल्प फॉर में सबका अलग अलग वाइज समझना पड़ेगा आपको। यस सर, बट कालीकार्प और रस्टक्स का क्या मतलब, कैसे वो उसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, प्रेजेंट वर्जन, जो कि हम समझें कि अच्छा ये रस्टक्स या कालीकार्प। कालीकार्प के और आपको सिम्टम्स मिलेंगे ना, आपके एक रूब्रिक के ऊपर आप मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब नहीं करोगे ना। कालीकार्प का और कोर मिलेगा आपको, वहाँ पर वर्क, जॉब, काली ग्रुप जो मेडिसिन रहेंगी, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है, फैमिली है, ओके, केयर है, तो वो सब भी वहाँ पर आएगा, ठीक है। आपको मिनरल किंगडम की जो मेडिसिन कौन से रो में आती है, 4th रो में है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वो चीज़ देखकर देनी। और भी चीज़ें होंगी ना, एक रूब्रिक में 3 मेडिसिन हैं, तो वो एक रूब्रिक के ऊपर हम नहीं देंगे ना। मैंने वो 2 रूब्रिक लगाए तो मुझे हिपारसल्फ का फील लगा, ओके, मैं और कोई रूब्रिक लगाता तो हो सकता था रस्टक्स का फील भी आ सकता। रस्टक्स क्यों श्रीक करेगा हेल्प फॉर, क्योंकि उसको वो कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइटी सिटिंग बेंट में है।
क्योंकि वहां पर उसका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। ओके, तो रस्टॉक्स को वैसे आप रिलेट करोगे, जोड़ोगे, आपको जोड़ना पड़ेगा। एक रूब्रिक के ऊपर आप कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते, आप एक रूब्रिक के ऊपर मेडिसिन नहीं पहुंच सकते। आप एक रूब्रिक लोगे, उसमें 3 मेडिसिन, आप तीनों मेडिसिन तो नहीं दे सकते बारी बारी। उसमें आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअलिटी, उसकी नीड क्या है उस आवर की, पेशेंट कैसे बात कर रहा है, तो वो सब चीजें आपको उस रूब्रिक के हेल्प करते हुए जाएगी। रूब्रिक इज अ हेल्पिंग, इज अ टूल, दैट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन इज डिसाइडेड बाय द कोर इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट। रूब्रिक तो एक टूल है, आपको हेल्पिंग हैंड है उस तक पहुंचाने के लिए। इतने सारे मेडिसिन में आप 8-10 मेडिसिन के बीच में पहुंचते हैं, दैट इज अ टूल। देन फ्रॉम 8-10 मेडिसिन, now you have to differentiate between each and every medicine। तब आपको उसको डीडी करते जाना है अपने मन में कि सल्फर क्यों नहीं हो सकती, नक्स क्यों नहीं हो सकती, कैमोमिला क्यों नहीं हो सकती। उसके वाई को समझना है, उसके हाउ को समझना है। हाउ सल्फर का पेशेंट कैसे बात करेगा, उसमें रेवरेंस रहेगी, यहाँ पर मोरल फीलिंग है ही नहीं है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसका प्रेजेंट स्टेट के ऊपर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। ओके, नॉट on one rubric, don't go for one rubric medicine, वहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच सर। सर इसका डोज एंड पोटेंसी बता दीजिए सर। मैंने हिपारसल 1 ml दिया था उसको, 3 डोजेस, OD फॉर 3 नाइट्स। फिर मैंने 2 महीने बाद फिर मैंने हिपारसल 1 ml रिपीट किया था। पेशेंट को लगे 8 months पेशेंट वॉज क्लियर, इट टेक 7-8 months।